हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे बेसिक लेवल मैथ। और बेसिक लेवल मैथ में आज हम लोग सीखने जा रहे हैं शून्य के बारे में। तो आज का वीडियो जो है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि शून्य के बारे में जितने भी पॉइंट्स यहाँ से बन सकते हैं उन सभी पॉइंट्स को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो शून्य के बारे में आज हम लोग सीखेंगे शून्य की खोज किसने की, शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे सॉल्व होता है, यदि शून्य किसी संख्या के पहले आ जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा, यदि शून्य किसी संख्या के बाद में आ जाए तो उसके वैल्यू में कोई अंतर होगा कि नहीं, यदि दशमलव के पहले शून्य हो या दशमलव के बाद शून्य हो। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए और शून्य के बारे में जितना यहाँ पर हो सकता है सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो आज का जो वीडियो है ये शून्य है, इसको इंग्लिश में जीरो कहते हैं। तो आज का वीडियो देखने के बाद आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। जीरो के बारे में जितनी भी पॉइंट्स हैं सभी डिस्कस होंगी। तो चलिए यहाँ पर वन बाय वन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे शून्य की खोज किसने की। तो अब चलिए यहाँ पर जानते हैं कि शून्य जो है इसकी खोज किसने की। तो शून्य की खोज यहाँ पर भारतीय गणितज्ञ, ठीक है, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट जी ने किया था शून्य की खोज, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट। तो अगर आपसे कहीं पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य की खोज किसने की, तो शून्य की खोज आर्यभट्ट जी ने की थी और ये इंडिया के ही थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था इसको देखते हैं। जन्म इनका हुआ था 476 ईस्वी में, ठीक है, 476 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान इनका कहाँ है, पाटलिपुत्र में। ठीक है, तो इनका जन्म जो हुआ था वो 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई, तो मृत्यु इनकी हुई 550 ईस्वी में। ठीक है, 550 ईस्वी में। तो शून्य की खोज के बारे में आपको जितना भी यहाँ पर पॉइंट्स बन सकता है सभी पॉइंट्स आपको बता दिया गया है। ठीक है, पहले आपका शून्य की खोज जो है वो भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने किया था। ठीक है, शून्य की खोज। अब आर्यभट्ट जी का जन्म जो है वो 476 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो यहाँ पर 550 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, तो अब इसके बाद चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या है और उसको यहाँ पर सीखते हैं। अब इसके बाद चलिए सीखते हैं शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे होता है इस चीज को यहाँ पर सीखते हैं। तो पहले सीखते हैं शून्य का जोड़। ठीक है, शून्य का जोड़ सीखेंगे, शून्य का जोड़। तो शून्य का जोड़ यहाँ पर कैसे होता है देखिए, यदि किसी संख्या में हम शून्य जोड़ दें या किसी संख्या को शून्य के साथ ऐड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा देखिए। यदि किसी संख्या में 0 में अगर +1 तो इसका वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, या 1 में हम शून्य को जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जो संख्या ले रहे हैं या जो अंक ले रहे हैं वो 1 ले रहे हैं। इसके स्थान पे आपको कोई भी संख्या दिया जा सकता है। तो कोई भी संख्या अगर दिया जा सकता है तो उसका जो यहाँ पर प्लस होगा वो क्या होगा देखिए। अगर शून्य में हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो यहाँ पर वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यदि शून्य में हम किसी संख्या को जोड़ेंगे तो वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब इसके बाद आगे यहाँ पर दिया है कि यदि किसी संख्या में हम शून्य को जोड़ दें, कोई भी संख्या उसमें अगर शून्य ऐड कर दें तो वही संख्या हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन में, ठीक है, दोनों कंडीशन में हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी जो संख्या हम यहाँ पर लिए हैं जिसमें शून्य जोड़ रहे हैं, या जिस संख्या में हम शून्य जोड़ रहे हैं वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 574, ठीक है, 574 लिखा है। 574 में अगर हम शून्य जोड़ दें तो 574 ही हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अगर शून्य में हम
574 जोड़ दें, ठीक है। शून्य में अगर हम 574 जोड़ दें तो हमको क्या प्राप्त होगा, तब भी हमको 574 ही यहाँ पर प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या में जब शून्य जोड़ेंगे या किसी संख्या को हम शून्य के साथ जोड़ेंगे, दोनों कंडीशन में हमको वही संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो शून्य का जोड़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब सीखिए शून्य का घटाना। शून्य का घटाना, शून्य का घटाना में आपको यहाँ पर ले लेना है पहले शून्य, ठीक है। अब शून्य में से हमको एक घटाना है और एक में से हमको शून्य घटाना है। दो ही कंडीशन यहाँ पर बन पाएगा, या तो शून्य में से हम किसी संख्या को घटाएं या किसी संख्या में से हम शून्य को घटाएं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर देखिए, 0 में से जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो उतना ही संख्या हमको मिलता है ऋण चिन्ह के साथ, -1 हो जाएगा। 0 में से जब हम किसी संख्या को घटाएंगे तो उतना ही संख्या हमको माइनस चिन्ह के साथ यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि 0 में से जब कोई भी संख्या हमको घटाना हो तो उतना संख्या हमको ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख देना है। अब किसी संख्या में से 0 को घटाएं तब क्या होगा देखिए। अब यहाँ पर एक संख्या हमारे पास है 1, ठीक है। 1 में से जब शून्य को घटाएंगे तो 1 होगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें यहाँ पर डिफरेंट हैं। अगर शून्य में से हमको घटाना हो तो माइनस में आएगा, और अगर किसी संख्या में से शून्य को घटाना है तो उतना ही पॉजिटिव में आएगा। तो शून्य का जोड़ और ये आपका शून्य का घटाना है। एक के स्थान पर, ठीक है, एक के स्थान पर कोई भी संख्या हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए केवल यहाँ पर हम एक लिए हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 64, ठीक है, 64 लिखा हो और 64 में से हमको शून्य घटाना है तो 64 ही हमको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर शून्य में से हमको 64 घटाना हो, शून्य में से 64 घटाना हो, -64 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस होता है शून्य का घटाना में। तो जोड़ में तो वही संख्या हमको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन घटाना में अगर शून्य में से घटाएंगे तो माइनस में, और उस संख्या में से शून्य को घटाएंगे तो प्लस में हमको यही प्राप्त होगा। तो शून्य का जोड़ घटाना यहाँ पर आपको आ गया। अब देखते हैं शून्य का गुणा। शून्य का गुणा, शून्य का गुणा क्या होता है और ये कैसे यहाँ पर सॉल्व होता है देखिए। अगर हम किसी संख्या में 1 का गुणा करें, शून्य हो संख्या, ठीक है, वो संख्या क्या हो, शून्य हो। शून्य में जब हम 1 का गुणा करेंगे और 1 में जब शून्य का गुणा करेंगे तब क्या होगा। तो जब हम शून्य के साथ किसी संख्या का गुणा करेंगे तो शून्य होगा, या किसी संख्या में शून्य से गुणा करेंगे तब भी यहाँ पर शून्य होगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर क्या है, शून्य होगा। तो शून्य में हम किसी भी संख्या का गुणा कर दें, किसी भी संख्या का गुणा कर दें शून्य में, तो वो संख्या शून्य हो जाएगी। कितना इसका आंसर होगा, शून्य होगा। अगर यहाँ पर लिखा हो 543 गुणे शून्य, तब भी शून्य होगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर शून्य होगा। तो शून्य का गुणा सबसे आसान होता है। कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना दी गई हो, अगर उसका गुणा शून्य के साथ है तो यहाँ पर उसका जो आंसर होगा वो शून्य ही आएगा। तो शून्य का गुणा यहाँ पर सॉल्व हो गया। दोनों कंडीशन में आपको शून्य ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखते हैं शून्य का भाग। शून्य का भाग, तो शून्य का भाग यहाँ पर कैसे होगा। अगर हम शून्य में किसी संख्या से भाग दें तब क्या होगा, और किसी संख्या में शून्य से भाग दें तब क्या होगा, ठीक। दो कंडीशन यहाँ पर भी है। तो जब भी शून्य में हम भाग देते हैं किसी संख्या से तो उसका आंसर आएगा शून्य। लेकिन किसी संख्या में जब हम शून्य से भाग देंगे तब यहाँ पर आ जाएगा इनफाइनाइट। इसको कहते हैं अनंत, अनंत, या इसको कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो शून्य का जोड़ इस प्रकार से किसी भी संख्या को आप लेकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम केवल यहाँ पर 1 लिए हैं, ठीक। शून्य का घटाना भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से सॉल्व होगा। और शून्य का गुणा आपका इस प्रकार से होगा। शून्य का भाग में आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो शून्य होगा,
लेकिन जब जीरो से किसी संख्या में भाग देंगे तो भाग यहाँ पर नहीं जाएगा और यहाँ पर शून्य नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अनंत, अपरिभाषित जिसको कहते हैं। ठीक, तो शून्य का जोड़ घटाना गुणा भाग यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है और इसको यहाँ पर सीखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पर दिया है, यदि शून्य किसी संख्या के पहले हो तो, ठीक है, किसी संख्या के पहले अगर शून्य है तो उसके वैल्यू में कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये चीज़ यहाँ पर आपको बताना है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 5 यहाँ पर ले लिए। ठीक, अब शून्य किसी संख्या के या किसी अंक के पहले हो तो 5 के पहले अगर हम शून्य यहाँ पर बढ़ा दे रहे हैं, ठीक, तो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5 ही रहेगा, इसके मान में कोई भी अंतर नहीं होगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल अगर ले लिए आप 73 के पहले अगर हम शून्य बढ़ा दें तो इसके वैल्यू में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है, ये 73 ही रहेगा। एक जीरो बढ़ाने से या कितने भी जीरो बढ़ाने से उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप लिख दिए 3, ठीक, अब 3 के पहले अगर 3 शून्य बढ़ाना हो आपको तो ये कितना लिखा है, ये 3 ही लिखा है, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो यदि किसी संख्या के पहले शून्य है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, वही संख्या यहाँ पर हमको पुनः प्राप्त हो जाएगी। अगर यहाँ पर 10 लिखा हो और 10 के पहले यहाँ पर एक शून्य लिखा हो तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, ये 10 ही लिखा है, ठीक है, 10 यहाँ पर 10 यहाँ पर, ये शून्य का कोई महत्व नहीं है किसी संख्या के पहले अगर यहाँ पर लग जाता है शून्य तो। अब इसी में दूसरा पॉइंट अगर आपका दिया है, यदि शून्य किसी संख्या के बाद में हो तो अगर बाद में लगेगा तो यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ होगा देखिए, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको लिखा हो 15 लिखा हो, अब यहाँ पर आपको लगाना है इस संख्या के बाद में शून्य, तो यहाँ पर अगर शून्य लगा देंगे तो 15 यहाँ था 150 हो गया, 15 से कितना हो गया 150, तो इसके वैल्यू में बहुत अंतर हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप किसी से 15 रुपये उधार लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर 15 रुपये आप किसी से उधार लेते हैं और जब लौटाना हुआ आपको तो जिसको लौटाना है उसने कहा कि भैया एक जीरो आप 15 के बाद में लगाकर तब हमको उतना पैसा दीजिए, तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल नहीं संभव है कि आप 15 रुपया किसी से उधार लिए हैं तो आपको लौटाना कितना पड़े 150 रुपये, तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको और एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाए तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो 62 के बाद अगर आप यहाँ पर जीरो बढ़ा देंगे, 62 के बाद यहाँ पर जीरो बढ़ाना है, 62 के बाद जीरो बढ़ा देंगे तो ये संख्या इससे बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर और जीरो बढ़ाएंगे और ज़्यादा बड़ा होता संख्या चला जाएगा, और जीरो बढ़ाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर होती चली जाएगी। तो अगर किसी संख्या के पहले शून्य है, 10 लिखा है, 10 के पहले 10 शून्य बढ़ा दीजिए तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी संख्या के बाद में आप शून्य बढ़ाएंगे और जितना बार शून्य बढ़ाएंगे वो संख्या उतनी ही बड़ी यहाँ पर होती चली जाएगी। तो ये दो डिफरेंस यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यदि किसी संख्या के पहले शून्य हो तो उसके मान में कोई अंतर होगा कि नहीं, और यदि किसी संख्या के बाद में हम शून्य बढ़ा रहे हैं तो उसके मान में कोई अंतर होगा कि नहीं। तो ये दोनों डिफरेंस आप यहाँ पर देख रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है और इसको यहाँ पर सीखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यदि दशमलव के पहले शून्य हो, ठीक है, दशमलव संख्या अगर कोई है उसके पहले शून्य हो तो उसके वैल्यू में कोई अंतर होगा कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए लिखा हो 2 और इसके पहले, ठीक है, दशमलव के पहले, तो दशमलव यहाँ पर है और इसके पहले हमको शून्य बढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा यहाँ पर, यदि दशमलव संख्या के पहले शून्य हो तो दशमलव संख्या मतलब ये 0.2 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, दशमलव संख्या यही है। अब दशमलव के पहले आपको शून्य बढ़ाना हो तो यहाँ पर आप अगर 2 शून्य बढ़ा दें तो इसके मान में कोई अंतर होगा कि नहीं, तो कोई अंतर नहीं होगा, ये आपका 0.2 ही लिखा है। ठीक है, 0.2 ही लिखा है। अगर यहाँ पर आपको लिखा हो 0.14 और इस 0.14 के पहले आपको शून्य बढ़ाना हो तो 1 2 3 4 5 शून्य बढ़ा दिए तो इसके मान में कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ, ये आपका 0.14 ही लिखा गया है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लीजिए आपको लिखा 0.7
732, ठीक है, 0.732 लिखा है। और इसके पहले हम यहाँ पर शून्य बढ़ा दें 3 बार, ठीक है, 3 बार 4 बार शून्य बढ़ा दिए, तो इसके मान में कोई अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ, ये 0.732 ही यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर 0 आपको बढ़ाना है तो 732 यही है, और इस दशमलव यहाँ इसके पहले अगर यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे और यहाँ पर दशमलव है, ठीक है, इस दशमलव और इस संख्या के बीच में अगर हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो ये संख्या बहुत ही छोटी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के लिए और दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए लिखा 0.9, ठीक है, 0.9 लिखा है, और यहाँ पर दशमलव के बाद हम यहाँ पर शून्य बढ़ाएं 1 2 3, इसके बाद 9 लिखें तो इससे छोटा ये संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको दशमलव के पहले शून्य हो तो इसका महत्व क्या है, ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो अगर दशमलव के पहले यहाँ पर शून्य बढ़ा है तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दशमलव के पहले यहाँ पर शून्य बढ़ा है, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जब दशमलव और इस संख्या के बीच में हम यहाँ पर शून्य बढ़ाएंगे तो इन दोनों में यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, इस संख्या से छोटी ये संख्या हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 0.9 था और इसके बीच में इस संख्या और इस दशमलव के बीच में जब हम शून्य बढ़ाएंगे तो ये संख्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट दिया है, यदि दशमलव के बाद शून्य हो तब उसके मान में कोई अंतर होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर 10.120 शून्य बढ़ा दिए तो 10.20 का यहाँ पर अर्थ क्या हुआ, 10 ही हुआ, ठीक है, 10 ही हुआ। जैसे आपको रुपया लिखा हुआ अगर मिलता है तो इस प्रकार से मिलता है, ठीक है, 10 रुपये 0 पैसे, तो 10 रुपये 0 पैसे यहाँ पर दशमलव के बाद ही 0 लिखा होता है, तो उसका मतलब कितना हो गया कि 10 ही रुपये यहाँ पर हुए। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पर लिखा हो आपका 53 और 1 2 3 4 5 शून्य हो तो ये कितना लिखा है, ये आपका 53 ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है कि दशमलव के बाद यहाँ पर 5 या 6 शून्य बढ़े हुए हैं। दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, दशमलव के पहले शून्य का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर दशमलव के पहले शून्य है और दशमलव के बाद शून्य है तो क्या उसके वैल्यू में कोई अंतर होगा कि नहीं होगा। तो शून्य के बारे में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दी गई है, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में है तो प्रश्न आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो मैथमेटिक्स सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।